स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास जो मेजर पैथोलॉजीज है वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहली जो हमारे पास आती है दैट इज, जो हमने कंजेनिटली हम पहले ही पढ़ चुके थे, ड्यूडेनल एट्रीजिया, जेजुनल एट्रीजिया के बारे में, ठीक है। तो जेजुनल एट्रीजिया क्या होता है, उसमें एक्सरे पे क्या मिलता है या अल्ट्रासाउंड पे क्या मिलता है? ट्रिपल बबल साइन। ड्यूडेनल एट्रीजिया में आपको डबल बबल साइन मिलता है। पेशेंट बिलियस वोमिटिंग के साथ प्रेजेंट करता है, ठीक है। और पेशेंट क्या कैसे प्रेजेंट करेगा कि वो जो कुछ भी खाता है वो उसको वोमिट हो जाता है। क्लियर है हम? अच्छा, एक होता है उम्बिलिकल हर्निया। 6th वीक ऑफ डेवलपमेंट में जो इंटेस्टाइन्स होती हैं वो एब्डोमेन से बाहर आ जाती है ग्रो करने के लिए, क्योंकि एब्डोमेन में इतनी ज्यादा जगह नहीं होती। 10th वीक पर ये जो होती हैं, यही इंटेस्टाइन जो बाहर आई हुई है वाया उम्बिलिकस, ये वापस अंदर जाते हैं। अगर ये वापस अंदर ना जाएं और बाहर ही रह जाएं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंजेनिटल उम्बिलिकल हर्निया कहते हैं, ठीक है। समझ आइए आप लोगों को? इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है याद रखना कि 6th वीक में ये इंटेस्टाइन बाहर आती हैं और 10th वीक में ये रिटर्न होती है टू द एब्डोमिनल कैविटी। समझ आ गया आप लोगों को? अच्छा, अब मैकल नहीं कहते, मैकल डायबिटिक। और नहीं। अच्छा, अब मैकल डायबिटिक पढ़ाता हूँ इसमें क्या होता है। अच्छा, अब इसमें दो और पैथोलॉजीज है, एक है एम्फेलोसील और एक है गैस्ट्रोस्काइसिस। गैस्ट्रोस्काइसिस और एम्फेलोसील क्या होता है? गैस्ट्रोस्काइसिस और क्या होता है एम्फेलोसील? दोनों में एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल नहीं बनती, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का डिफेक्ट होता है दोनों में। समझो जरा कि ये आपका जो एब्डोमेन है, इस पे ये एंटीरियर एब्डोमिनल एक वॉल है, स्किन की, सबक्यूटेनियस फेशिया की, मसल्स की, इन सब की, तो इसका डिफेक्ट होता है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का। अगर ये डिफेक्ट पूरे का पूरा इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का डिफेक्ट हो, इसको गैस्ट्रोस्काइसिस कहते हैं। और अगर आपकी इंटेस्टाइन जो है उनके ऊपर पेरिटोनियम की लेयर चढ़ी हुई हो, अगर तो बिल्कुल बेयर पड़ी हुई है ना, नेकेड पड़ी हुई है आपकी इंटेस्टाइन सामने, और ऊपर उन पे कोई भी कवरिंग नहीं है, एब्डोमिनल वॉल का डिफेक्ट है, ये गैस्ट्रोस्काइसिस हो गया, ठीक है। और अगर उसके ऊपर क्या है कि ये कवर्ड है विद पेरिटोनियम, तो ये क्या हो गया फिर? एम्फाइलोसील। क्लियर है हम? अच्छा, और भी कंजेनिटल एनोमली है, मैकस डायवर्टिकुलम है, वो बाद में आगे मैं पढ़ाता हूँ आपको जो वो क्या होता है, ठीक है। या पहले स्टार्ट ही मैकस डायवर्टिकुलम से करते हैं। मैकस डायवर्टिकुलम इज बेसिकली द रेमिनेंट ऑफ विटिलाइन डक्ट। इट इज द रेमिनेंट ऑफ विटिलाइन डक्ट। मैकस डायवर्टिकुलम मोस्ट कॉमनली कहां पर होता है? टर्मिनल इलियम में होता है। कहां पे होता है ये? टर्मिनल इलियम में होता है। और इसके लिए रूल ऑफ 2 होता है। रूल ऑफ 2 मतलब 2 फीट 2% पॉपुलेशन में पाया जाता है। 2 फीट जो है वो अपेंडिक्स के इधर या उधर इस तरीके से पाया जाएगा, और 2% ये मैलिग्नेंट होता है, ठीक है। लेंथ और विड्थ भी 2% होती है। 2 अच्छा, वो 2 फीट बताया, 2 फीट होता है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है? मैकस डायवर्टिकुलम में टिश्यू कौन सा होता है? ये एक्टोपिक टिश्यू होता है, ठीक है। मैकस डायवर्टिकुलम में टिश्यू क्या होता है? एक्टोपिक टिश्यू होता है। और ये टिश्यू किसी भी जीआई की टिश्यू की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज करते हैं ये पेनक्रियास की तरह भी प्रेजेंट कर सकता है कि शायद ये पेनक्रियास हो, या शायद ये गैस्ट्रिक म्यूकोजा हो, या शायद ये कोई और ग्लैंड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये एक्टोपिक है, ये किसी भी टिश्यू की तरह जो है ये बिहेव करता है एक्टोपिकली। और अगर मिसाल के तौर पे अगर ये जीआई का टिश्यू जो है वो मैकस डायवर्टिकुलम के अंदर जो है वो जीआई का टिश्यू पड़ा हुआ है, म्यूकोजा पड़ा हुआ, तो फिर जैसे गैस्ट्राइटिस होता है वैसे इसमें भी गैस्ट्राइटिस होगा। तो एब्डोमिनल पेन होगा, ब्लीडिंग होगी, मेटोकेजिया होगा या मेलेना होगा? दोनों होंगे। मेटोकेजिया भी हो सकता है, मेलेना भी हो सकता है, डिपेंड करता है मैकस डायवर्टिकुलम है किस लोकेलिटी पे, ठीक है। तो ये बस याद रखना कि ये एक्टोपिक टिश्यू होता है और ये कहीं पर भी पाया जा सकता है, और ये रेमिनेंट है किसका? विटिलाइन डक्ट का। क्लियर है आप? अच्छा, अब पढ़ते हैं अपना असली टॉपिक, दैट इज सीलिएक डिजीज। मोस्ट कॉमन हाई रेटेड ये डिजीज है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है हर एक एग्जाम में। सीलिएक डिजीज, सीलिएक डिजीज किस किस से मिलती है उससे भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब आप एक क्लिनिकल सिनेरियो याद करें इस तरीके से, क्या 3 year old और 2 year old baby boy who is presented in the ER with the chief complaint of bloating, diarrhea,
flatulence and failure to thrive. What is failure to thrive? नहीं, this is not भूख का ना रहना. Failure to thrive का मतलब होता है बच्चे का बड़ा ना होना, सही तरीके से उसकी ग्रोथ ना हो पाना. That is failure to thrive. कि एक बच्चा है जिसको ब्लोटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, फ्लैचुलेंस हो रही है और फेलियर टू थ्राइव. डायरिया दो तरह का होता है, एक होता है सिक्रेटरी, एक होता है ऑस्मोटिक. जो ऑस्मोटिक डायरिया होता है ना, उसमें ये आती है फ्लैचुलेंस. व्हाट इज फ्लैचुलेंस एंड व्हाट इज ब्लोटिंग? ब्लोटिंग इज मरोड़ पड़ना. जो मरोड़ होते हैं, ठीक है, यू नो मरोड़? मैंने कहा एफएम चीजों क्या अरे क्रैम्प्स नहीं, वो प्रॉपर एब्डोमिनल क्रैम्प्स. अच्छा ठीक है, ब्लोटिंग एब्डोमिन. फ्लैचुलेंस प्रॉपर जो गुड़ की आवाज है, जिसकी वजह से आप काफी कभी मीटिंग में नहीं जा सकते, कभी आप पार्टी से अच्छा नहीं लगता, ठीक है, वैसे लगे पता नहीं इसने क्या खाया है. तो वो क्यों हो रहा होता है वो सब कुछ जीआई के अंदर? क्योंकि जो कुछ भी आपने खाया वो इंग्रेडिएंट ऑस्मोटिकली एक्टिव था, उसने क्या किया, पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया. अब वो पेट में क्या कर रहा है, क्योंकि ऑस्मोटिकली वो एक्टिव था, तो उसकी मूवमेंट की वजह से ये सारी ब्लोटिंग वगैरह हो सकती है. अगर आप उस टाइम पे स्टेथोस्कोप रख के सुनो आप, तो आपको प्रॉपर मूवमेंट होती हुई सुनाई भी देगी, ठीक है, स्टेथोस्कोप के साथ. अच्छा, तो बच्चा आया है 2 साल का और माँ ने ये कहा है कि पहला साल ही दूध पीता रहा है. अभी ये बच्चे ने ही खाना शुरू किया था 3 महीने पहले. जब भी इसको मैं चपाती देती हूँ, कोई रोटी देती हूँ या कोई इस तरीके की चीज, तो इस बच्चे को ये इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं. सीलिएक डिजीज बेसिकली व्हीट एलर्जी का, ग्लूटेन एलर्जी. ग्लूटेन जिन जिन चीजों में होता है, व्हीट में होता है और भी बहुत सारी चीजों में होता है, ठीक, बिस्किट्स में. तो ग्लूटेन एलर्जी होती है बेसिकली सीलिएक डिजीज. इसकी वजह से क्या होता है कि जब ऐसी एलर्जी वाली कोई भी चीज खाई जाती है, आप पूरे प्रोसेस को तो समझो, पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी. जब कोई भी ऐसी चीज खाई जाती है तो इसके खिलाफ, मिसाल के तौर पे ये ग्लूटेन का एक टुकड़ा खाया है बच्चे ने, ठीक है, अब ये MHC क्लास 2 पे लगेगा, 1 पे? 2 पे. याद रखना हमेशा, जो भी फॉरेन इंग्रेडिएंट होगा वो 2 पे लगेगा. जो इंटरनल सेल्स होते हैं, जैसे अगर हेपेटोसाइट्स डैमेज हुए हैं बिकॉज ऑफ हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है, हैप बी वायरस, तो वो MHC 1 पे प्रेजेंट होंगे. MHC 2 क्या करेगा कि इसको प्रेजेंट करेगा किसके पास? T सेल्स के पास. दे आर CD4 सेल्स, CD4 T सेल्स, ठीक है. बी सेल्स है. T cells. सामा क्यों सारा गलत कराते हो मुझे? क्लास 1 टी पे नहीं. CD4 T सेल्स पे प्रेजेंट करके जाएगा. सामा 1 to 9 तक जितने CD मार्कर हैं वो सिर्फ T सेल के मार्कर्स होते हैं. B सेल के मार्कर ही डबल होते हैं, 10, 19, 20, 25, 30, 15 इस तरीके से, ठीक है. ऐसे जब आप करते हो ना, फिर मेरा अपना भी वो मिक्स हो जाता है नॉलेज, फिर किताब देखनी पड़ती है. तो ये T सेल्स के पास जाता है, T लिम्फोसाइट को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है. इन टर्न T लिम्फोसाइट्स आके क्या करते हैं, जो आपके ड्यूडेनम में, ये बात याद रखने वाली है, ड्यूडेनम में और जिजेनम में जो माइक्रोविलाइज होते हैं उनको अटैक करना शुरू कर देते हैं. क्यों अटैक करते हैं? क्योंकि ग्लूटेन तो वहीं पे लगा हुआ होता है. जब आप खाना खाते हो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही खाना पड़ा होता है ना. मेजर एब्जॉर्प्शन आपकी खुराक की कहाँ हो रही है? एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उसमें भी मेजर ऑफ द थिंग्स आर एब्जॉर्ब इन ड्यूडेनम एंड टर्मिनल इलियम. ड्यूडेनम आपके तमाम ये जो डाइवेलेंट कोवेलेंट जितने भी वो होते हैं आयंस वाले सब्सटेंसेस होते हैं, लाइक आयरन हो गया आपका, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब ड्यूडेनम एब्जॉर्ब करता है. इलियम क्या एब्जॉर्ब करता है? विटामिन B12 एब्जॉर्ब करता है, और बाकी सारी जो चीजें हैं वो आपका इलियम एब्जॉर्ब करता है. वापस आते हैं अपनी बात पे. T सेल्स, देखो फिर से सुनो, बच्चे ने व्हीट खाई, ग्लूटेन हाइपर सेंसिटिविटी है उसको, ये एक जो है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है. उस सेंसिटिविटी की वजह से MHC क्लास 2 ने क्या किया, वो ग्लूटेन ले गए T सेल के पास, T सेल CD4 सेल्स के पास. CD4 सेल्स ने उसको डाइजेस्ट किया और T लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट कर दिया. T लिम्फोसाइट्स ने आकर के विलाई को अटैक किया, ठीक है जी, माइक्रोविलस को अटैक किया. माइक्रोविलाई डैमेज हो गए और एक आपको पैथोलॉजी यहाँ पे क्या मिल गई, फ्लैटनिंग ऑफ विलाई. और आपको पता है कि माइक्रोविला ही एब्जॉर्ब करते हैं तमाम के तमाम न्यूट्रिएंट्स को, ऐसा ही है.
तो जब माइक्रोविलस नहीं रहेंगे तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी। जब एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी तो तमाम के तमाम न्यूट्रिएंट्स जीआई ट्रैक्ट के अंदर ही रहेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन वो तमाम न्यूट्रिएंट्स और इंग्रेडिएंट्स जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाए वो किधर फेंक देगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन ऑस्मोटिकली, ये सारे ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं। ये क्या करेंगे? फिर पानी को एब्जॉर्ब करेंगे और एक बल्कि जिस तरीके से आप जैसे अस्पगोल खाते हैं, अस्पगोल नहीं फूल जाता जैसे, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स फूल जाते हैं। फिर ब्लोटिंग, डायरिया, फ्लैचुलेंस, ये सब। और फेलियर टू थ्राइव क्यों हो रहा है? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे। ठीक, यहां तक समझ आ गया आपको? पैथोजेनेसिस भी समझ आ गई इसकी। आपको पता चल गया क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी सीलिएक डिजीज की। क्लियर है? दो चीजें इस पे इंपॉर्टेंट है। जब तक बच्चा दूध ले रहा होता है तब तक ठीक होता है। जो ही एक वर्ड यूज होता है वीनिंग। व्हाट इज वीनिंग? जब उसको खाना शुरू कराते हो ना बच्चे को, पहली दफा जब बच्चा खाना शुरू करता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज वीनिंग। ठीक है? तो वीनिंग इज जब बच्चा खाना खाना शुरू करता है। ठीक है? तो वीनिंग पे, वीनिंग के बाद किस तरीके से प्रेजेंट किया? ब्लोटिंग, डायरिया, फ्लैचुलेंस और फेलियर टू थ्राइव के साथ। क्लियर? याद तक समझ आ गई आप लोगों को? अब अगर आप बायोप्सी करो, अच्छा इसको डायग्नोज कैसे करोगे आप? टेस्ट क्या करोगे? उसामा बताइए। उसामा टेस्ट बताओ इसका। एंटीबॉडीज टेस्ट करेंगे। आईजीए एंटीबॉडीज टेस्ट करेंगे अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट ग्लूटीन और ग्लाइडिन। ग्लूटीन ब्रेक डाउन होकर ग्लाइडिन में कन्वर्ट होता है। अगेंस्ट टिश्यू ट्रांस ग्लूटामाइनेज, टीटीजी। टिश्यू ट्रांस ग्लूटामाइनेज के खिलाफ एंटीबॉडीज बनेगी या फिर किसके खिलाफ होंगी एंटीबॉडीज? ग्लाइडिन के खिलाफ। दैट इज जो ग्लूटेन का कंपोनेंट है, इसके खिलाफ क्या बनेंगी? एंटीबॉडीज। आप इसके खिलाफ टेस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे किसी बंदे में आईजीए एंटीबॉडी आपको नहीं मिली अगेंस्ट दीज थिंग्स। मैंने आपको पहले भी बताया था उस दिन एंटीबॉडीज वाले चैप्टर में कि आईजीए जो है तमाम आपके म्यूकोजा को कवर करती है। तमाम म्यूकोजल लेयर में आईजीए होती है प्रोटेक्टिव लेयर, और आईजीजी जो होती है वो अदर बाकी सारे काम वो देखती है, आईजीजी और आईजीएम वगैरह। आईजीए जो है वो सिक्रीशंस में बेसिकली ज्यादा होती है, म्यूकोजल सिक्रीशन में होगी, म्यूकोजा में होगी वगैरह वगैरह, लाइनिंग करती है बेसिकली आपके ट्रैक्स की। तो अगर आईजीए नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको सिलिक डिजीज नहीं है। फिर आपने क्या टेस्ट करना है? मे बी इसको आईजीए डेफिशिएंसी हो, तो फिर आपने इसके लिए आईजीजी चेक करनी है कि आईजीजी तो नहीं बनी हुई है अगेंस्ट यही दो चीजें। ठीक है? अच्छा, इसके अलावा भी अगर आप ये भी देख लेते हो, ये भी इतना मतलब है कि 100% आप स्पेसिफिक नहीं कह सकते उस चीज के लिए। आपको जो 100% सेंसिटिव 100% स्पेसिफिक टेस्ट है, दैट इज ड्यूटेनल बायोप्सी। दैट इज बायोप्सी। और बायोप्सी में आपको क्या मिलेगा? फिर फ्लैटनिंग ऑफ विलाई। तीन चीजें मिलेगी। फ्लैटनिंग ऑफ विलाई मिलेगा आपको, फ्लैट विलाई मिलेगा। दूसरा हाइपरप्लेजिया ऑफ और इंक्रीज इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स। इंक्रीज इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स। आर वी क्लियर? तो हमें तीन चीजें मिल गई। देखो कोई भी इतना मुश्किल बात नहीं है। फ्लैट विलाई बिकॉज टी सेल्स ने डैमेज किया है। हाइपरप्लेजिया ऑफ क्रिप्स क्योंकि वो रिकवर करना चाहते हैं वापस, वो सेल्स रिप्रोड्यूस करते हैं ना। क्रिप्स क्या करते हैं? जो ऊपर के माइक्रोविलस होते हैं उनको कौन से सेल्स प्रोड्यूस करते हैं? बेसल सेल उनको प्रोड्यूस करते हैं। बेसल सेल्स कहां पे पाए जाते हैं? क्रिप्स में। जब ऊपर डैमेज हो रहा है तो नीचे हाइपरप्लेजिया होगा ना। मसलन आप में ब्लीडिंग ज्यादा हो जाए, किसी बंदे में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो, तो अगर उसकी बोन मैरो को देखा जाए तो उसमें मेगाकैरियोसाइट ज्यादा होंगे, क्योंकि वो ज्यादा ये क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स है, रिकवरी करना चाहते हैं। और तीसरा होगा इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट। इंक्रीज इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट, क्योंकि उन्होंने अटैक किया होगा। कोई इसमें मसला परेशानी हो तो बताओ। अच्छा, ट्रीटमेंट क्या है इसका? ग्लूटेन फ्री डाइट। और क्या ट्रीटमेंट है? हाँ, इम्यूनोसप्रेशन। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स भी हम दे सकते हैं। ठीक है जी, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स भी हम। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है, मैं भूल गया। यही जो आईजीए है, चूंकि बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, ये आपके डर्मल पेपिला पे आकर के यू नो व्हाट इज डर्मल पेपिला? अगर नहीं पता तो बता दूंगा। अच्छा, आपकी जो स्किन होती है उसकी दो लेयर्स होती है, एक होता है एपिडर्मिस और एक होती है डर्मिस।
अभी डर्मस होती है, उसमें ये डर्मल पेपिला होते हैं यहाँ पे, ठीक है। डर्मल पेपिला के ऊपर IgA आ करके बाइंड कर जाता है, ठीक है। डर्मल पेपिला पे क्या करता है, IgA आ करके यहाँ पे बाइंड कर जाता है। जब यहाँ पे बाइंड करता है तो यहाँ पर एक इनको कहते हैं हर्पेटिक वेजिकल, इनको क्या कहते हैं, हर्पेटिक वेजिकल, क्योंकि शक्ल इनकी ऐसी लगती है जैसे हर्पीज लिबियालिस का इन्फेक्शन नहीं होता जैसे वो लिप्स के ऊपर, तो हर्पेटिक वेजिकल्स आपको स्किन के ऊपर जगह जगह मिलेंगे। अब अगर हर्पेटिक वेजिकल्स के साथ में ये सारी हिस्ट्री होगी डायरिया की, प्रोटीन की, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सीलिएक डिजीज है और यही IgA जो है ये पेपिला के ऊपर जाकर के बाइंड की, जिसकी वजह से हर्पेटिक वेजिकल्स बनना शुरू हुए। इसको हर्पेटिक वेजिकल्स कहते हैं, ठीक है। और इसको हर्पेटिक डर्माटाइटिस भी कहते हैं, ठीक है। एनीथिंग एल्स, कुछ रह तो नहीं गया इसमें से? डेप्सॉन भी देते हैं इसकी ट्रीटमेंट में, ठीक है। इस स्किन की ट्रीटमेंट के लिए, जो स्किन पे लगाने के लिए डेप्सॉन देते हैं। अच्छा, अगली हम डिजीज पढ़ेंगे।